हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी आपने नोटिस करा होगा अपने आसपास कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट ये एक ट्वीट जो वायरल हो गया था, ये किया था एक आईआईटी ग्रेजुएट ने, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप किसी भी मेजर मेट्रो में रहते हो तो अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए भी है तो वो भी आज के ज़माने में कम है। अब आप में से हो सकता है कई लोग अग्री करें स्टेटमेंट से, हो सकता है कई लोग अग्री ना करें स्टेटमेंट से। उन्होंने एक पूरा कॉस्ट ब्रेकअप दिखाया कि किस किस तरीके के आपके खर्चे एक्सपेक्टेड है। अगेन, अगर आप इस पे जूम इन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार, यू नो व्हाट बॉस, खाने पीने पर हमारे इतना खर्चा नहीं होता, या हेल्थ केयर पे इतना खर्चा नहीं होता, वगैरह वगैरह। देखिए, 100 बातें हैं, राइट। इन सब चीज़ों पे डिबेट हो सकती है, लेकिन एक चीज़ जिसपे हम सब अग्री कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ी है भारत में, वो काफ़ी स्पीड से बढ़ी है। और ऐसे माहौल में अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट करके चलना, वेल्थ ग्रो करना, अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे 10 बातें करूंगा जिसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैंने अपनी वेल्थ कैसे जनरेट करी, मैंने क्या प्रैक्टिकल हैबिट्स इनकलकेट करी, और क्या मेरा ऐसा मोटा मोटा सा एक थॉट प्रोसेस था जिसको मैंने एग्जीक्यूट करके वेल्थ बनाई। मैं आपको सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा बहुत ही प्रैक्टिकल सिंपल लैंग्वेज में। तो कृपया ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस बहुत सुनते हो एंड इसमें भी स्टॉक मार्केट की बातें करेंगे, लेकिन इस तरीके के प्रैक्टिकल वीडियोस आपको एक अच्छी हैबिट फॉर्मेशन में मदद करेंगे, आपको एक सही तरीके का ज्ञान देंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट्स में जा रहे हो या बाकी अपने बिजनेस बना के इनकम जनरेट करना चाहते हो या जॉब के थ्रू इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो उसके अराउंड जो आपको हैबिट्स बिल्ड करनी है वो किस तरीके की हैबिट्स बिल्ड करनी है। तो जो सबसे पहली हैबिट जो आपको बिल्ड करनी है वो हैबिट का नाम है फोकस ऑन एक्सीलेंस। उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे जब मैं MBA की तैयारी कर रहा था कि मेरे को MBA या बिजनेस स्कूल अटेंड करना है, तो उसमें मैं INSEAD गया। INSEAD दुनिया के टॉप 5 बिजनेस स्कूल्स में आता है, तो उसमें एडमिशन काफी टफ होता है, तो उसके लिए आपको GMAT की पढ़ाई करनी पड़ती है। अब GMAT में भी आपको ऐसा नहीं कि आप ले रहे हो कुछ भी फालतू का स्कोर लिया और आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं, उसमें भी आपको टॉप 1% में आना पड़ता है, टॉप 5% में आना पड़ता है। सिमिलरली जब मैंने कंसल्टिंग की नौकरी करने का डिसाइड किया तो मेरा हमेशा से गोल ये था कि अगर आप नौकरी करते हो या आप बिजनेस स्कूल पिक करते हो या आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें आप एक्सेलेंस ढूंढने की कोशिश करो। तो ये एक तरीके की हैबिट होती है। अब इसमें होता क्या है कि लोग अपने ऊपर प्रेशर बहुत ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड नहीं है और आप जाके IIT की तैयारी करने लगो तो द चांसेस आर कि आपका IIT में सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये कि एक्सेलेंस हर चीज में नहीं आ सकती, और दूसरी बात ये कि अगर आप एक्सेलेंस 1 या 2 चीजों में भी ले आओगे तो उससे आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एप्टीट्यूड है कि आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो और आपने अपनी एनर्जी, टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ उस चीज पे फोकस करा, तो आपका एक्सेलेंस हो सकता है डॉक्टर बनना। लेकिन अगर आपने वो एक्सेलेंस एक फील्ड में अचीव कर ली तो उससे आपकी वेल्थ ग्रोथ जर्नी सीरियसली स्टार्ट होती है। अब इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है, और यहाँ पे ना बहुत विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के आलसी लोग मिलते हैं आपको, राइट, कि वो दुनिया भर की बातें बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में निवेश कर दो या सट्टेबाजी करने लग जाओ तो अमीर बन जाओगे। यार देखो, वो हैंडफुल ऑफ केसेस होते हैं। जो आपकी असली वेल्थ बनती है वो बनती है एक्सेलेंस से। तो अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं आती और आप एकदम फालतू फंड के इन्वेस्टर हो, तो आप जितना भी पैसा कमाए हो ना अपने जॉब से, आप वो भी खो दोगे उसमें जाके। सो ये फिगर आउट कर पाना कि आप किस चीज में एक्सेलेंस बिल्ड कर सकते हो वर्सेस किस चीज में एक्सेलेंट बिल्ड नहीं कर सकते, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है और पहली हैबिट हो जाती है। तो एक नेचुरल सवाल आएगा कि यार, हमें भी एक्सेलेंस बिल्ड करनी है, कैसे करें? भाई, आपको खुद को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको कोचिंग देने नहीं बैठा हूँ कि आप ये कर लो तो आपको एक्सेलेंस पता चल जाएगा। थोड़ा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके के इंसान हो, थोड़ा सा रैशनली सोचना पड़ेगा चीजों को लेके, थोड़ा सा रैशनल फ्रेमवर्क अप्रिशिएट करना पड़ेगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ग्रीडी इंसान या इम्पेशेंट इंसान मत बनो, हार्डवर्क करो। किसी ना किसी फील्ड में हर किसी की एक्सेलेंस होती है, इट्स जस्ट दैट कि वो फोकस करके पहुंच नहीं पाते उस फील्ड ऑफ एक्सेलेंस पे। अगर आप किसी भी फील्ड में टॉप 5% या टॉप 10% जनता में होगे या टॉप 1% जनता में होगे, तो आपकी अच्छी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, एंड ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरी हैबिट जो आती है वो एप्लीकेबल है हर किसी के लिए, क्योंकि हम में से हर कोई या तो बिजनेस चलाता होता है या फिर जॉब कर रहा होता है या किसी फॉर्म ऑफ मनी मेकिंग कर रहा होता है। तो उस हैबिट का नाम है अपनी स्पेंडिंग को कम रखना अपनी अर्निंग से। बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लो आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है और आप जाके आपने दुनिया भर के होम लोन ले रखे हैं, दुनिया भर के कार लोन ले रखे हैं, दुनिया भर के मोबाइल फोन ले रखे हैं, वगैरह वगैरह चीजें, आपकी पूरी सैलरी इसमें खर्च हो जाती है, तो यू आर स्पेंडिंग मोर देन यू आर अर्निंग। तो इस तरीके की सिचुएशन कभी भी नहीं आनी चाहिए। भले आपकी सैलरी 10-15 हज़ार हो, 20 हज़ार हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, जितनी भी हो, वो एक सेकेंडरी फिगर हो जाता है। उससे भी इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं। एंड अभी आज के जमाने में ये एक हैबिट जो है वो यंगस्टर्स को काफी हिट कर रही है
कि यार नौकरी वोकरी लगती नहीं है, पहले से फ़ोन वोन खरीद के बैठ जाते हैं, महंगा लैपटॉप खरीद के बैठ जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें सामान भरना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा अभी अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो तो पिछले 5 दशकों में हमारा जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो, एक सेविंग्स रेट होता है एक तरीके का, अगर आप उस नंबर को एनालाइज करोगे तो भारत में अभी ये नंबर अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। सो एक ये बहुत वरिंग ट्रेंड है। आप बोलोगे यार ये तो जनरल सी बातें कर रहे हो, तो सबको पता होता है कि अच्छा पैसा कम खर्च करो जितनी भी आपके एक्सपेंसेस हैं। हाँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये भी सोच के देखो कि ये जनरल बात हर किसी को पता होती है, लेकिन मोस्टली अभी लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक नेचुरल सवाल आता है कि यार अच्छा हमारे तो यार तनख्वाह बहुत कम है एंड हमारे तो खर्चे भी निकल जाता है कि हमें घर पैसा भेजना होता है एंड बच्चों की फीस में लग जाता है, इंश्योरेंस में लग जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें। देखिए कुछ टाइम तक आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक एक्सक्यूज बन जाए, राइट। आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एक थोड़े से रैशनल थॉट प्रोसेस के थ्रू देखना। मैं आपको कोई रेस में नहीं घुसेड़ रहा हूँ कि आप जाके आज से ही मतलब 10%, 20%, 50% पैसा सेव करने लग जाओ। मैं सिर्फ आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 10% पैसा सेव करना तो शुरू करो, बिकॉज इससे होता क्या है कि हम स्टेप 3 पे पहुंच जाते हैं। एंड स्टेप 3 है इन्वेस्टिंग स्टेप। आपकी वेल्थ कभी भी ग्रो नहीं करेगी अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। और अब अगेन आप बोलोगे कि यार ये तो जनरल सी बात है, हर किसी को पता होता है कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तभी ग्रो करेगा। बिल्कुल पता होता है, लेकिन इसमें भी बहुत गलत तरीके से लोग अपना पैसा ग्रो करते हैं। एंड इसमें आपको 2 तरीके की जनता मिलेगी। पहली जनता जो होती है वो होती है गैम्बलर जनता। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, ड्रीम 11 पे भाई साहब टीम बनाएंगे, या कसिनो चले जाएंगे एंड वहाँ पे पैसा कमाने की फटाफट कोशिश करेंगे, या फिर लॉटरी खरीद लेंगे। तो ये तो है पहले कैटेगरी के ग्रीडी लोग। ओके, इनको फटाफट पैसा चाहिए। एज ए हैबिट ये आप नहीं वेल्थ ग्रो कर सकते इस हैबिट के थ्रू। बहुत ही लकी हो गए, मतलब लाइक लाखों में 1-2 निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे। तो ये कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है वेल्थ ग्रो करने का। एक दूसरे तरीके की जनता होती है, वो बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे होती है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, जीरो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बोलूंगा मैं से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम भाई साहब सिर्फ एफडी में करेंगे इन्वेस्ट। नहीं, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि एफडी खराब होती है। एफडी का भी अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, एफडी करने की भी एक सोच होती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी जमा पूंजी सिर्फ एफडी में भरते चले जाओ। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा लिख के, तो आपको ज्यादा उससे क्लैरिटी मिलेगी। अब इसमें आपको समझ में आना चाहिए रिस्क और रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट। और रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एफडी माने, राइट। सो एफडी में रिस्क क्या है, रिस्क बहुत कम है, लेकिन आपको जो रिटर्न बनता है वो भी बहुत कम बनता है। इनफैक्ट एफडी एसेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, राइट, आपने एफडी करा ली 7% पे, और मान लो कुछ आपका बेसिक टैक्स वैक्स लगता है, तो आपका आफ्टर टैक्स रिटर्न कितना बना, 5.5% बना। अब जो महंगाई है जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो किस दर से बढ़ती है? वो यार बढ़ जाती है, मतलब ना 4 से 6% तो ऑफिशियली है, एंड अनऑफिशियली वो नंबर डेफिनेटली ज्यादा होगा। सो अगर आप ये मानो तो और ईयर टू ईयर बेसिस आप एफडी में पैसा डालते रहते हो एज एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो ग्रो नहीं करता। तो जब बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट की प्राइमरी थीसिस ये होती है कि आप जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो ग्रो करना चाहिए। तो इसीलिए आपको थोड़े से हायर रिस्क ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप म्यूचुअल फंड करो, या फिर आप डायरेक्ट इक्विटी करो, या फिर आप स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश करो, या फिर आप रियल एस्टेट में निवेश करो, या फिर आप क्रिप्टो में करो, आपको जिसमें करना है करो। लेकिन द पॉइंट इज कि आप जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ हमेशा नहीं भाग सकते, क्योंकि आप जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ भागोगे तो आजकल सिचुएशन ये है कि इन्फ्लेशन और जो प्राइस राइज है वो आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट खा जाएगा। आपको दिखता नहीं है वो चीज। एक इन्फ्लेशन जो होता है वो एक तरीके का इनविजिबल टैक्स होता है, एंड वो बहुत जल्दी आपका पैसा खाता है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, ऐसी हैबिट ना करें कि जहाँ पे आप बहुत हाई रिस्क जोन में भी हो, एंड ऐसी भी हैबिट ना करो कि जिसमें आप जीरो रिस्क ही लेंगे, वरना तो हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। ओके, आप बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे मेरे हिसाब से आजकल ईपीएफ, पीपीएफ, पीएफ, ये सब इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं, राइट। अब आप बोलोगे कि यार हमें तो आफ्टर टैक्स पीएफ ईपीएफ में 8% मिल जाता है या 8.5% मिल जाता है। भाई इन्फ्लेशन आप अपने सेगमेंट को उठा के देखो। अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, इन सब सिटीज में रहते हो, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल से आते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराते हो, तो पिछले साल से इस साल की कंपैरिजन करके देख लेना कॉस्ट की कि स्कूल फीस कितनी बढ़ गई है। ओके, या अब आप बोलोगे 1 साल के डेटा से कुछ नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप 2019 से डेटा उठा लो, राइट, 5 साल का डेटा उठा लो, राइट, एटलीस्ट कुछ नहीं तो डबल हो गई ये सब चीजें, राइट। सो उसमें आपका इन्फ्लेशन कितना हो गया? एटलीस्ट आपके सेगमेंट के लिए जो प्राइस इंक्रीज है वो कम से कम कुछ नहीं तो 10-15% तो आराम से। ओके, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप पिक करोगे जिसमें आपके 10% ग्रोथ भी नहीं होती,
तो आपका पैसा धीरे धीरे घट रहा है। एंड ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अब आप इसको जिस तरीके से देखना चाहो आप देख सकते हो। तो चलिए साहब, अगली हैबिट आती है प्रोग्रेशन इन इन्वेस्टमेंट। ना प्रोग्रेशन इन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे तीसरा पॉइंट सुन के कई खिलाड़ी लोग बोलेंगे कि यार ये तो अक्षर ने सही बात बोली कि 10% इन्फ्लेशन है, ये वो, तो हम तो है ना सारा अपना एफडी तोड़ तोड़ के सीधे सिर्फ मार्केट में घुस जाएंगे, कूद पड़ेंगे, आज ही सब कुछ पैसा डाल देंगे। नहीं, आपको समझना ये पड़ता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो घुटने के बल चलना सीखता है, फिर उसके बाद वॉक करना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ना भागना सीखता है, वगैरह वगैरह। तो एक स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होता है। तो अगर आप आज के ज़माने में जीरो रिस्क इन्वेस्टर हो कि आपने एफडी के अलावा कभी भी पैसा कहीं डाला ही नहीं है, तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको निफ्टी 50 में या इंडेक्स में निवेश करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? म्यूचुअल फंड्स, थोड़ा पैसा आप उसमें डाल के देखो रिटर्न एक आध साल ट्रैक करके देखो। फिर उसके बाद लार्ज कैप्स में आओ, फिर उसके बाद स्मॉल कैप्स में आओ, मिड कैप्स में आओ। तो एक प्रोग्रेशन होता है, एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपकी जो इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा, आपकी रिस्क एपेटाइट भी बढ़ेगी, आप मार्केट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझोगे, आप मार्केट में बने रहोगे। जैसे अभी 5% मार्केट करेक्ट हुआ 5-6%, ऐसे लोगों की हालत खराब हो गई कि पता नहीं यार बस सब खत्म है, राइट? मतलब कि इससे बुरी आपदा नहीं देखी उनने। सो पॉइंट इज कि एज अ फोर्थ हैबिट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी है वो एक जर्नी है और वो स्टेप बाय स्टेप ही होगी जर्नी। सो आप ये रियलाइज करें, इसके अकॉर्डिंगली आप कॉमन सेंस यूज करें एंड अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करें। ओके, सो जो नेक्स्ट हैबिट जो आती है वो है बोरिंग चीजें सीखना। ना बोरिंग चीजें सीखना क्या होता है? जैसे मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे भयंकर बोरिंग लगता था, राइट? मतलब नींद आती थी टैक्सेशन की किताबें पढ़ने में, बस नहीं होती थी यार, अकाउंटिंग क्या टैक्सेशन, कौन पढ़ेगा इतनी बोरिंग चीजें। लेकिन अब गेस करो मैं अपना आधा टाइम कहाँ स्पेंड करता हूँ। सो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया क्राइटेरिया हो गया है, समझना बहुत क्रिटिकल हो गया है। क्यों? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान के चलो आपने बहुत मेहनत करी, आपने चारों पॉइंट जो अभी तक मैंने बताया सब कुछ एग्जीक्यूट करा, एंड आपने मतलब अभी आपने 20 साल की उम्र में ये वीडियो सुना, 50 साल 60 साल तक में आपने बना ली 100 करोड़ की वेल्थ। सरकार आई, सरकार ने बोला कि देखो भाई 12.5% एलटीसीसी लगता था इक्विटी में, अब हो गया 20%, कर लो जो करना है। क्या करोगे आप? राइट? कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो क्या है, राइट? दिस इज लाइक अ टैक्स प्रॉब्लम एंड अगर आप इसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं हो बहुत पहले से, और ये हो जाता है इशू। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे रियल एस्टेट में अभी इतने मेजर चेंजेस आए रियल एस्टेट टैक्सेशन में कि इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हटा दिए, राइट? एंड उसका इंप्लीकेशन क्या है? ये अब एक बोरिंग टॉपिक है फिगर आउट करने के लिए। बोरिंग टॉपिक फॉलो करना लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होता है। लोगों को क्या होता है, उंगलियां चलाना मजा आता है, राइट? कि इंस्टाग्राम पे गए भाई 30 सेकंड का वीडियो, 15 सेकंड का वीडियो, ये सब देखने में लग गए, कोई बोरिंग टॉपिक देख नहीं सकता। अभी फॉर एग्जाम्पल आप सुन रहे हो ये वीडियो, कहीं को बोरिंग लग रहा हुआ है, क्या है 20 मिनट का वीडियो है, 25 मिनट का वीडियो है, कौन सुनेगा भाई? देखो, अगर आप बोरिंग चीजें नहीं कर सकते ना तो आपकी वेल्थ कभी नहीं बनेगी। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत एक्साइटिंग लगता है कि हमने तो शार्क टैंक के 5 एपिसोड देख लिए, अब तो हम अमीर ही अमीर बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, बोरिंग चीजें आपको करनी पड़ेगी। मेरे लिए पर्सनल लेसन ये रहा कि यार ऐसा मेरे को टैक्सेशन बहुत पहले सीखना चाहिए था, मेरे से गलती हुई वो, तो मैंने भी सीखना शुरू करा, मुझे भी कई नई चीजें सीखने को मिली। लेकिन ये घना बोरिंग टॉपिक है, इसमें कोई मजा नहीं आता टैक्सेशन सीखने में। लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं तो आप कभी अपनी वेल्थ बना नहीं पाओगे, कभी प्रिजर्व नहीं कर पाओगे। तो हमेशा बोरिंग चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो, उससे भागो मत। ओके, सो अब अगला पॉइंट आता है कि अवॉइडिंग डेड इन्वेस्टमेंट्स। नाउ डेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? कई सारी चीजें तो बहुत ऑब्वियस होती हैं एंड मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को इतनी बेसिक बातें क्यों समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यार आप एक है ना कॉमन सेंस ही चीज है, कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस पर स्क्वायर फीट, राइट? जैसे आप अपार्टमेंट खरीदने जाते हो या फिर आप लैंड खरीदने जाते हो तो उसमें स्क्वायर मीटर में प्राइस या स्क्वायर फीट में प्राइस होता है, राइट? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दुबई में हो, राइट? एंड दुबई में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो ना, दुबई में जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो मुंबई से करीब करीब 20% कम है। अब इसका सेंस क्या है? अब आप जाके जबरदस्ती, मतलब क्योंकि कोई बिल्डर भाई साहब वो बना दिया उसने फ्लैट, हम जबरदस्ती जाके खरीद लेंगे तो यार सेंस नहीं बनता उस चीज का। आप बोलोगे नहीं यार मुंबई तो दुबई तो एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन मुंबई है उसमें बहुत लिमिटेड लैंड है, लैंड वैल्यूएबल है। कोई आप अपार्टमेंट खरीद रहे हो बहुत 20-30% 40% एक्सपेंसिव रेट पे, वो सेंसिबल है? वो पॉसिबल ही नहीं, राइट? तो मेरे हिसाब से ये सब डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये मोटे मोटे पॉइंट लोग समझते नहीं है। जैसे सिर्फ अगर आपको पीएसएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता तो आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप बोरोइंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझो, जैसे कि अगर आप भारत में होम लोन ले रहे हो तो उसमें लोन रेट आपको क्या मिलेगा, मे बी लाइक अराउंड 9% के आसपास होम लोन मिलेगा आपको। एंड अगर आप मान के चलो दुबई में, तो दुबई में 4.5-5% पे मिलेगा।
तो इसमें आपको लॉजिक क्या मिलता है? लॉजिक ये मिलता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको घर कहाँ खरीदना चाहिए, मैं आपको लॉजिक ये बता रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भारत की इकोनॉमी में जिसको बोलते हैं लोन दरें, वो ज्यादा हैं कंपेयर टू डेवलप्ड मार्केट्स। तो भारत में आपको करना क्या चाहिए सेंसिबली? भाई आपको लोन जितने भी हैं आपके फटाफट पटाओ, फालतू के एडिशनल लोन्स मत लो बहुत ज्यादा। ये एक बहुत ही कॉमन सेंसिकल सी चीज है। लोग इस तरीके के डेड इन्वेस्टमेंट्स करके कि पैसा बोरो कर लेते हैं या फिर बाकी की चीजें कर लेते हैं। थोड़ा सा इस पे कंट्रोल रखो। अब कंप्लीटली एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं होता, सो कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक अच्छी हैबिट हो जाती है कि आप समझो कि कब आपको लोन लेना है वर्सेस नहीं लेना, और अवॉइड डेड इन्वेस्टमेंट। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं अब कि जिसमें यार 2% जैसे PMS स्कीम्स हैं। भाई अब फंड मैनेजर अगर जनरेट नहीं कर रहा है रिटर्न आपके लिए 20%, तो आप 2% AUM क्यों पे कर रहे हो? इसकी आप मैथमेटिक्स बिठाओ। अब मैं एक अलग टॉपिक हो जाएगा बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत ही नेचुरल वे में समझा रहा हूँ। इतना भारी वर्कन कमीशन देने का कोई सेंस नहीं बनता। थोड़ी सी मैथ्स करके देख लो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाली मैथ बता देता हूँ कि जैसे ये तो अपन एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं 25, और मैं आपको कमीशन की पावर बता रहा हूँ कि अभी आप 20 साल के हो, 60 साल तक इन्वेस्टिंग करोगे, 12% के हिसाब से आपका 30 करोड़ का पोर्टफोलियो बना। आप अगर आप कमीशन ही 2% कर रहे हो, राइट, 2% चेंज कर रहे हो, राइट, तो आपका कितना बना? आपका पोर्टफोलियो आधा रह गया, राइट। लगता है 2% कमीशन कुछ नहीं होता, लेकिन ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स 0.1% का कमीशन भी बहुत ज्यादा होता है, एंड वो भी 40-50 साल के पीरियड पे, राइट। सो आपका पोर्टफोलियो आधा हो जाता है। सो ये सब बेसिक बातें समझना कि कमीशंस कैसे कम करने हैं, ये मोटी मोटी मैथ करना, डेड इन्वेस्टमेंट्स बचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया हो जाता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करी जाती। ओके, अब अगला ऑप्शन आता है कि क्रिएटिंग मोर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्रिएटिंग मोर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस? देखिए एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। जब अब मैंने क्रिप्टो करेंसी का नाम लिया, बहुत सारे लोग शुरू हो जाएंगे, हाँ ये तो स्कैम है, ये वो है। भाई देखो, मैं कोई आपको एनकरेज नहीं कर रहा, आपका पैसा जहाँ डालना है डालो। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो क्रिप्टो करेंसी है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझें आप। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसीज बैंड नहीं है, अगर लोगों को खरीदनी है वो खरीद सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या बैठा दिया गया है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो तो आपको एक एक्सचेंज के थ्रू खरीदना पड़ेगा जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज के थ्रू खरीदते हो तो आपने मान लो एक बिटकॉइन खरीदा, अब आपको बिटकॉइन एक्सचेंज पे ही रखना पड़ेगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते अपने पास। ठीक, विड्रॉ किस में करोगे? तो एक तरीके की पेन ड्राइव आती है जिसको हार्ड वॉलेट बोलते हैं, तो आप उसमें नहीं विड्रॉ कर सकते, आपको एक्सचेंज पे रखना पड़ेगा। अब एक्सचेंज पे हैकिंग हो गई, कुछ हो गया, एक्सचेंज डूब गया, तो आपका पैसा गया। सो ये सिचुएशन है इंडिया में। तो हो क्या रहा है डिफैक्टो कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में खरीदना सेंसेबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो सेंस बनता है, राइट, बिकॉज आप उसको सेफली स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप वो पोर्चुगल में कर सकते हो? क्या आप वो दुबई में कर सकते हो? क्या आप उसको, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे क्रिप्टो अलाउड होता है, क्या आप इसको US पे कर सकते हो? इन सारे नेशंस में ये अलाउड है। भारत में जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग बैंड है, ऐसा थोड़ी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग खराब चीज होती है या उसमें लोगों का नुकसान हो जाता है इसलिए बंद कर दिया। ऐसे तो यार शराब पीने से लोग मर जाते हैं, ऐसे तो सिगरेट पीने से लोग मर जाते हैं, उसको भी बैन कर दो। करा है बैन? नहीं। सो पॉइंट इज कि बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं इंडिया में उनको खत्म करते चले जा रहे हैं। तो आपके पास हमेशा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिसमें आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाओ। अब एक नेचुरल सवाल आता है कि यार हम तो यार विदेश में अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ये वो चीजें। कोई नहीं बोल रहा आपसे कि आप वहां से स्टार्ट करो। अगेन इसमें स्टेप बाय स्टेप जर्नी होगी। आप पहले US इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो थोड़ा, वो तो आप लीगली कर सकते हो। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इंटरनेशनल बॉन्ड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में समझें, अपना इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स एक्सपैंड करें, क्योंकि हर एक चीज में एक बिजनेस साइकिल होती है, राइट। उसका आपको समझना जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं तो आपके लिए वो चीज फायदेमंद होगी। ओके, अब अगला एक नेचुरल सा पॉइंट आता है, रीडिंग लर्निंग अ लॉट। ओके, नाउ रीडिंग लर्निंग अ लॉट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर वॉरेन बफेट हैं, वो अभी भी इतनी एज होने के बावजूद भी किताबें पढ़ते हैं, नई चीजें सुनते हैं, समझते हैं, एक ओपन माइंड रखते हैं। ना अभी इशू क्या हो रहा है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार रीड कर लो एंड 100 किताबें पढ़ लेंगे साल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हो। तो आप साल में 5 किताबें पढ़ो, लेकिन आप उसको 5 बार पढ़ो तो आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो इस तरीके की जो लर्निंग होती है, जो रिटेंशन ओरिएंटेड लर्निंग जो मैं बोलता हूँ, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो पे बने हुए हो तो थम्स अप टू यू, क्या आप कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझना चाहते हो एंड इसलिए आपने इतना टाइम भी दिया। अब करने का पॉइंट और जो नेक्स्ट एक्शन पॉइंट आपके लिए रहेगा कि आप इस वीडियो से जाके एक पॉइंट एटलीस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट नाउ। क्योंकि लोग क्या करते हैं आजकल कि यार सुनने वाले तो 100 हैं, लेकिन उनमें से एग्जीक्यूट करने वाले 1 या 2 हैं। गेस करो कि किसकी लाइफ में चेंज आता है? उनकी लाइफ में चेंज आता है जो एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक सुना है तो
सुनना बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो या लर्न नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो अगला पॉइंट आता है कैश फ्लो इनकम का। ना कैश फ्लो इनकम का मतलब होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 2 प्रॉपर्टी उनकी हैं, एक उनने किराए पे चढ़ा दी, उससे कैश फ्लो आ रहा है, और दूसरी प्रॉपर्टी में वो खुद रह रहे हैं। तो एक से जिससे उनका कैश फ्लो आ रहा है उसको बोलते हैं कैश फ्लो जनरेट करना। ना अब आजकल के ज़माने में प्रॉब्लम ये हो गई है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने महंगे हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि यार आप 10-10 घर खरीद लोगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई है। आजकल तो खुद अपने रहने के लिए घर खरीदता हो, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। सो प्रॉपर्टी से कैश फ्लो जनरेट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है तो आप डेफिनेटली रियल एस्टेट मार्केट में जा सकते हो, कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप फिर एक तरीके का कैश फ्लो जनरेट करना सीखो यूजिंग बॉन्ड मार्केट या यूजिंग इक्विटी मार्केट। जैसे कि आप एक सर्टन पोर्शन ऑफ योर मनी आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डाल सकते हो, जिससे कि आपको कुछ तरीके का कैश फ्लो आता रहे, कुछ तरीके की बॉन्ड इनकम आप जनरेट कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, कि आप कैश फ्लो जनरेट करो। क्योंकि होता क्या है कि आपका पोर्टफोलियो कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन अगर आपकी नई इनकम नहीं आ रही है तो आपको हमेशा दिन में एक दुख होती रहती है, राइट। सो इसलिए वो कैश फ्लो जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आप कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट से थ्रू जनरेट नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कुछ एक नया बिजनेस डाल लो, कुछ एक साइड इनकम गिग डाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल वीडियो एडिटिंग बहुत चल रही है, एंड एक वीडियो एडिट करने के आराम से एडिटर 1500, 2000, 2500 इसके आराम से, तो इतने तो आराम से मिल जाते हैं पर वीडियो एडिटिंग के। तो आप अगर मान लो हफ्ते में 2 दिन भी वीडियो एडिटिंग करते हो तो हफ्ते की 3-4 हज़ार रुपए की तो कमाई हो गई। तो ये आपकी एडिशनल इनकम, एडिशनल कैश फ्लो हो गया 12-15 हज़ार महीने का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस तरीके की छोटी छोटी कैश फ्लो जनरेटिंग इनकम हैबिट्स जरूर आप इनकलकेट करें, वो आपको काफी प्रोग्रेस करने में मदद करेंगी। अब फाइनल पॉइंट आता है कीपिंग फोकस इन लाइफ। नाउ कीपिंग फोकस इन लाइफ का मतलब क्या होता है? आजकल देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोगों का फोकस बहुत कम हो गया है। हम लोग पूरा वीडियो भी पूरा नहीं सुन पाते, दिन भर बस स्क्रोलिंग में लगे रहते हैं। बुक उठाते हैं तो कोई बुक कंप्लीट कर नहीं पाते, सोचते हैं कि अच्छा यार आज तो मोटिवेशन मिल गई, आज तो दवा के पैसा कमाएंगे, 2 दिन में हवा निकल जाती है, राइट। पूरा मैच देखने बैठते हैं तो कौन देखेगा टेस्ट मैच, राइट। आई मीन 2020 होता तो उसके भी पहले 5 ओवर देख के निपट जाते। सो पॉइंट इज कि आजकल हमारा फोकस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जो है, जो जिसका पैसे से कुछ लेना देना नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली सब कुछ लेना देना है, वो ये है कि आप कितने फोकस्ड हो अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा खाना खाओ, राइट, जिसमें आपका शुगर स्पाइक ना हो एंड यू नो ऑल दैट स्टफ, तो आपका फोकस एनर्जी लेवल बना रहेगा। लोगों की आजकल एनर्जी बहुत कम हो गई है। आप अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करो, एक्सरसाइज वगैरह करने की, वॉक पे जाने की, एक रूटीन फॉलो करो। ये नहीं कि सुबह 5 बजे उठ के योगा कर रहे हैं टाइप्स, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मज़ा आता है योगा करने में, करो, नहीं मज़ा आता मत करो। मैं खुद 8-9 बजे उठता हूँ। तो लेकिन द पॉइंट इज कि किसी तरीके का स्ट्रक्चर रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड अपने लाइफ में डिसिप्लिन फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एक्टिविटीज़ आपको अननेसेसरी स्ट्रेस पहुंचा रही हैं, राइट, उनको मत करो। हर महीने एक अच्छी आदत इनकलकेट करने की कोशिश करो, उस पर फोकस करो। नेक्स्ट मंथ अनदर गुड हैबिट इनकलकेट करो। जो हैबिट आपकी अच्छी छूट गई है उसको वापस रीइंट्रोड्यूस करो। तो ये फोकस लाना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने ये 10 पॉइंट एग्जीक्यूट कर लिए तो ना सिर्फ आपकी वेल्थ बनेगी, आपकी हेल्थ, अच्छी हैबिट्स और बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ इस जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल से जुड़े रहें, एंड मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ।